नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब क्लासेस में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में। अभी जो आपके टेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस रहेगी ये सारी की सारी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मनोविज्ञान होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है मनोविज्ञान का। अगर मैं मनोविज्ञान की बात करूँ तो मनोविज्ञान आपका फिलॉसफी की ही शाखा मानी जाती है। यह एक दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा बनी हुई है। देखिए, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है और इसका प्रारंभिक अध्ययन अरस्तु ने किया था और अरस्तु ने इसे आत्मा के विज्ञान के रूप में माना था। अगली बात देखिए क्या कहता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है। संरचनावादी मनोवैज्ञानिक जो आपकी विलियम जेम्स रहे हैं उनके लिए जाता है श्रेय। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या कहता है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड के द्वारा की गई थी, जो कि आपकी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की गई थी। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ कि संरचनावाद जो था वो आपका विलियम वुंड का था। वैसे विलियम वुंड ने ही इसको अलग किया था मनोविज्ञान को, किससे, आपका जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय इनको भी जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको जेम्स भी मिलते हैं तो आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि साइकोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना है, तो साइकोलॉजी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि लैटिन वर्ड है और आपके ग्रीक वर्ड जिनको हम कहते हैं। सबसे पहला बच्चे यहाँ पर साइको यानी साइकी भी कहते हैं इसको, और दूसरा है लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। जिस प्रकार से इसका कुल मिलाकर क्या बन जाता है, आत्मा का विज्ञान यानी आत्मा का अध्ययन करना। कहते हैं कि सबसे पहले क्या था मनोविज्ञान, एक आत्मा का विज्ञान माना गया था, आत्मा का विज्ञान। ठीक है, उसके बाद इसे अरस्तु ने माना था। उसके बाद बनता है क्या, ये आपका मन का विज्ञान बनता है। मन के बाद बनता है चेतना का विज्ञान और चेतना के बाद बनता है आपका व्यवहार का विज्ञान। अगर आज के समय में देखेंगे आप लोग तो आज के समय में मनोविज्ञान क्या है आपका, तो व्यवहार का विज्ञान ये माना जाता है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं यहाँ पर आगे हमारे पास ये शॉर्ट में रहेंगे आपके पास, इसकी मैं डिटेल क्लासेस ज़रूर आप लोगों के सामने रखूँगी। देखिए यहाँ पर बच्चे जो मैंने अभी बात की आपके सामने वही बात मैंने यहाँ पर रखी है। देखिए, मनोविज्ञान के अर्थ परिवर्तन यानी कि जो मनोविज्ञान को लेकर अलग अलग धारणाएं रही हैं उसको लेकर क्या क्या क्रम रहा है। तो सबसे पहले इसे कहा गया था आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान कब आया था, ये लगभग चौथी शताब्दी से ईस्वी पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच में ये इस 16वीं शताब्दी तक रहा था आत्मा का विज्ञान। जिसको मानने वाले कौन थे, सबसे इम्पोर्टेंट थे इसमें अरस्तु, जो कि इसके प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। और समर्थन करने वाले कौन कौन थे इसमें, तो प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ और आपका रुडोल्फ गोइकिल, ये सारे क्या थे, इसका समर्थन करने वाले थे। दूसरा इसको माना गया फिर इसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान, जिसको लेकर आए थे कौन, आपके पोम्पोलॉजी और आपके जॉन लॉक। मेनली यहाँ पर पोम्पोलॉजी का नाम शामिल होता है और इसका जो समय माना गया वो है 17वीं से 19वीं शताब्दी तक। फिर आया चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कौन लेकर आया था, विलियम वुंड, विलियम जेम्स, चैडविक और आपका जेम्स ली और टिचनर, ये सभी लोग इसके समर्थक माने जाते हैं। अगला देखिए, अगला आता है व्यवहार का विज्ञान, जो कि 20वीं शताब्दी से आज तक चलता आ रहा है। इसको लाने वाले कौन थे, वॉटसन, वुडवर्थ, मैकडूगल, स्किनर, मन और बोरिंग और हल, इनके द्वारा इसका समर्थन किया गया था। अगली बात करते हैं कि वास्तव में मनोविज्ञान है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मनोविज्ञान का विकास क्रम में अलग अलग जो परिभाषाएं रही है वो क्या क्या रही है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ जी क्या कहते हैं, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है ये वाली, और फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में ये व्यवहार का ढंग को अपनाता है। यानी कि आज के समय में क्या बना हुआ आपका, व्यवहार का विज्ञान यहाँ पर बना हुआ है। अगली परिभाषा देखिए, ये क्रम के हिसाब से परिभाषा, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि मनोविज्ञान के विकास क्रम की परिभाषा किसने दी थी, तो याद रखिएगा यहाँ पर वुडवर्थ का नाम आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर कि दूसरी डेफिनेशन क्या रहती है उसको लेकर, वुडवर्थ को लेकर। वुडवर्थ ने दूसरी मनोविज्ञान की परिभाषा बनाई थी कि मनोविज्ञान वास्तव में होता क्या है। तो इन्होंने क्या कहा था कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। वॉटसन जी क्या कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक या सकारात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट बात देखिए यहाँ पर जेम्स ट्रेवर क्या कहते हैं, मनोविज्ञान मानव और पशु दोनों का
दोनों के सभी प्रकार के व्यवहार का अध्ययन है। अगली बात क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, स्किनर जी कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। और मैकडूगल जी क्या कहते हैं, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान माना जा सकता है। ये आपकी रिपीट होगी यहाँ पर डेफिनेशन, तो इसको आप एक बार ही लें। अगर मैं बात करूँ कि वास्तव में मनोविज्ञान है क्या बच्चे, तो मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान माना जाता है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर कि मनोविज्ञान की क्या क्या विशेषता हो सकती है, क्या क्या कर सकता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की जानकारी हमें क्यों होनी चाहिए, एक एज ए टीचर आपको मनोविज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब यहाँ पर लिखा गया कि मनोविज्ञान वास्तव में क्या क्या इसकी विशेषता रहती है, वो चीज़ यहाँ पर हमने रखी है। देखिए क्या आता है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले अगर बात करूँ कि इसकी विशेषता क्या क्या होती है, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। पहली बात, ये तो बात स्पष्ट होगी, क्योंकि मनोविज्ञान में मानव और पशु सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात देखिए, मनोविज्ञान धनात्मक विज्ञान है, ये भी सही बात है, क्योंकि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विधियों और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है ना। ये चीज़ यहाँ पर रखी गई है कि भी मनोविज्ञान में क्या होता है, विधियों और प्रविधियों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, तथा जो रिजल्ट्स यहाँ पर निकल के आते हैं उनका भी यहाँ पर नॉलेज रखा जाता है। तीसरी जो यहाँ पर विशेषता निकल के आती है वो आपके मनोविज्ञान मनोसामाजिक विज्ञान है। ये भी बात सही है, क्यों सही है, क्योंकि मनोविज्ञान मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तथा मनोविज्ञान में इस प्रकार के सामाजिक प्राणी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो मनुष्य है वो समाज में रहता है, तो इसलिए इसे कहा गया है कि जो मनोविज्ञान है आपका वो क्या है, मनोसामाजिक विज्ञान यहाँ पर निकल के आता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है यहाँ पर, अब हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। वैसे देखिए बच्चों क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं आपको, जब शिक्षा जुड़ता है, देखिए एक आपका मनोविज्ञान है, दूसरा आपका शिक्षा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान। अगर मैं शिक्षा मनोविज्ञान की बात करूं यहाँ पर, तो देखिए शिक्षा का मतलब क्या हो गया और मनोविज्ञान का मतलब क्या हो गया। मनोविज्ञान का मतलब अभी हमने पढ़ा कि व्यवहार का विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और आपका जो शिक्षा है वो व्यवहार का परिमार्जन करता है, यानी कि व्यवहार का परिमार्जन है ना, कि व्यवहार में क्या क्या चेंज लाना है वो आपका शिक्षा के थ्रू हो सकता है। तो इसका मतलब व्यवहार का अध्ययन और व्यवहार का परिमार्जन करना क्या कहलाता है आपका वास्तव में, तो शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करें हम लोग कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, वैसे यहाँ पर अगली डेफिनेशन क्या दी गई मनोविज्ञान को लेकर, शिक्षा मनोविज्ञान बाद में डिस्कस करते, थोड़ा सा दो तीन विशेषताएं और देख लेते क्या है कि मनोविज्ञान जीव विज्ञान है। क्यों है, क्योंकि मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसलिए मनोविज्ञान को जीव विज्ञान कहा जाता है। क्योंकि संसार के सभी प्राणी है ना, उनका क्रमबद्ध रूप से हम क्या करते हैं, उनका विकास किस प्रकार से उसका अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सटीक बैठ जाती है। अगला देखिए, मनोविज्ञान कला है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो मनोविज्ञान है आपका वो क्या है, आपकी एक और से कला है। तो मनोविज्ञान कला किस प्रकार से बच्चे देखिए, तो मनोविज्ञान जो कला है वो क्यों है, देखिए क्योंकि मनोविज्ञान के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में निपुणता और सौंदर्यता आती है। ठीक है, इसको आप खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ये वाला पॉइंट कि ये जो आपका निपुणता और सौंदर्यता यहाँ पर आती है किसके माध्यम से आपका, तो ये मनोविज्ञान के माध्यम से। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है यहाँ पर कि मनोविज्ञान विकास का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, विकास का विज्ञान है। ठीक है भाई, कैसे हैं देखिए, क्योंकि अनुसंधानों के माध्यम से मनोविज्ञान के नवीन आयाम प्रकट होते हैं, यानी जब भी हम नई नई रिसर्च करते हैं तो नए नए आयाम हमारे सामने आते हैं, इसलिए मनोविज्ञान का विकास, यानी कि मनोविज्ञान जो आपका वो विकास का विज्ञान यहाँ पर कह सकते हैं। ये कुछ विशेषताएं निकल के आती है किसको लेकर, मनोविज्ञान को लेकर। सबसे पहली बात क्या कि हमने कि यह व्यवहार का विज्ञान है, यह धनात्मक विज्ञान है, यह मनोसामाजिक विज्ञान है, यह जीव विज्ञान है, यह एक कला के रूप में है, और यह विकास का विज्ञान है। ये आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ क्या यहाँ पर रहने वाली है। अभी मैंने आपको बताया शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं शिक्षा की बात करूँ कि एजुकेशन क्या है वास्तव में, तो एजुकेशन देखिए क्या कह रहा है, एजुकेशन जो आपका शब्द है हिंदी, एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एजुकेशन कहाँ से आया है, जो शिक्षा है वो आपका वो यानी कि एजुकेशन का ही हिंदी रूपांतरण है, यानी कि एजुकेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। अगर मैं शिक्षा को कहूँ कि शिक्षा क्या है वास्तव में, तो शिक्षा लैटिन भाषा के एजुकेटम से आया है, जो किस प्रकार से बना, देखो ई से बना है, ई धन
डीको से बना का आपका एजुकेशन, देखो ई, और डीको से क्या बना आपका एजुकेशन, यानी कि ई का मतलब क्या होता है इनर, और डीको का मतलब क्या होता है यहाँ पर टू टेक आउट, यानी कि अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना या उनका विकास करना, यानी हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं उनको क्या करना, बाहर निकालना ही क्या कहलाता है आपका, तो एजुकेशन यहाँ पर कहलाता है। अगर शिक्षा को देखा जाए तो शिक्षा अंतर शक्तियों का विकास करती है और व्यवहार का परिमार्जन करती है। वही बात है, सिंपल सी बात है बच्चे की, शिक्षा और मनोविज्ञान वास्तव में क्या है, तो शिक्षा क्या है, व्यवहार का परिमार्जन करने वाली है, और आपकी जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का क्या करता है, आपका अध्ययन करने वाला है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं कि शिक्षा को लेकर अलग अलग लोगों ने क्या क्या बात कही है, यहाँ से भी डेफिनेशन जरूर निकल के आ जाती है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कहता है, अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा का कार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कहलाती है। अगला देखिए क्या कहता है, फ्रॉबेल के अनुसार, फ्रॉबेल जी क्या कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देता है, यानी जो शिक्षा है वो क्या करती है, व्यक्ति की जो अंदर की जो शक्तियां हैं उनको बाहर लाने का काम यहाँ पर करती है। गांधी जी के द्वारा क्या कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर बन जाती है। अगला क्या कहता है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार कि शिक्षा बालक की पूर्ण निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है, यानी जो पूर्व निहित, यानी उसके अंदर जो पहले से जो पूर्णता थी, यानी कि जो कंप्लीट उसके अंदर जो वो रहती है, पावर रहती है, उसका अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाती है आपकी, तो शिक्षा कहलाती है। अब आता है कि पेस्टालोजी जी क्या कहते हैं कि शिक्षा बालक में आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक और समरस और प्रगतिशील विकास करती है। देखिए जो शिक्षा है वो क्या कर सकती है, बालक के अंदर आंतरिक शक्तियों का नेचुरल रूप से और अपने आप से क्या कर सकती है, इसका विकास कर सकती है। अब अगर एक साथ बात की जाए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो यहाँ पर देखिए काल्सनिक जी क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो देखिए क्या कह रहे हैं ये, काल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है। अगला देखो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, ये दोनों मिस्टर एंड मिसेस थे, दोनों हस्बैंड वाइफ है ये क्रो एंड क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी कि जब उसका जन्म होता है और जब उसका बुढ़ापा आ जाता है तक सभी प्रकार के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। आगे देखिए स्किनर जी क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित होती है, यानी कि जो लर्निंग और आपकी जो टीचिंग से रिलेटेड रहती है वो क्या आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की ही एक शाखा मानी जाती है। आगे देखिए स्किनर जी क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व के सभी पहलुओं से संबंधित है। इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है उसके जो सभी एस्पेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड उन्होंने माना था, कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू स्किनर। अगली बात यहाँ पर देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या यूज़ है, शिक्षा मनोविज्ञान क्यों ज़रूरी है एक अध्यापक के लिए, उसे सीखना क्यों आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि शिक्षा मनोविज्ञान का यूज़ क्यों है, यानी जो आपकी हेरिडिटी है तथा एनवायरनमेंट का पता लगाने में सहायक होता है। दूसरा अभिवृद्धि और विकास को जानने में ये हेल्प करता है। तीसरी बात है कि व्यक्तिगत भेद को समझने में भी ये हेल्प करता है। हमारी व्यक्तिगत भेद का मतलब होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उनको ये पता लगाने में हमारी हेल्प करते हैं। अगली बात कहते हैं कि जो व्यक्तिगत को जानने में सहायक करती है, यानी कि अलग अलग व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं उनको जानने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात है कि बौद्धिक क्षमताओं का पता लगाने में बहुत उपयोगी होते हैं ये। अगला है अधिगम स्तर को जानने में हेल्प करते हैं कि उसका लर्निंग का लेवल कितना है उसको जानने में हेल्प करते हैं। अगला देखिए शिक्षण विधियों प्रविधियों में और जो सहायक सामग्री हमें यूज़ करनी है उसको चूज़ करने में भी हेल्प करता है। अगला देखिए कि मोटिवेशन और आपका जो रिन्फोर्समेंट प्रदान करने में भी हेल्प करता है आपका। और अगला है कि गाइडेंस और निर्देश और परामर्श देने में भी क्या करता है, हेल्प करता है कि भाई किस प्रकार की गाइडेंस देनी है ना, किस प्रकार की उसको परामर्श की आवश्यकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू हम जान सकते हैं। अगला देखिए क्या कहता है कि मनोविज्ञान की अभिरुचि अभिवृद्धि अभिक्षमताओं का विकास करने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। और नेक्स्ट बात क्या बोलता है कि मूल्यांकन में भी ये बहुत उपयोगी रहता है, क्या आपका शिक्षा मनोविज्ञान। अगला देखो क्या कहता है यहाँ पर कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट क्या रखा गया है कि देखिए इसको आपने इम्पोर्टेंट मार्क करना है कि ध्यान रहे कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अध्यापक को उसकी योग्यताओं क्षमताओं से परिचित कराया जा
सकता है, और ताकि वह विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार मतलब कि ये जो बात कह रहा है यहाँ पर कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम अध्यापक को उसकी योग्यताओं और क्षमताओं से परिचित करा सकते हैं, और साथ में वो क्या कर सकता है, विद्यार्थियों को यानी कि जो उनके लेवल के हिसाब से शिक्षण करवा सकते हैं, ताकि वो जो आपके टीचर हैं वो अपने बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से उनके लेवल के अनुसार शिक्षा दे सके। अगली बात है यहाँ पर कि वर्तमान में प्रचलित बाल केंद्रित शिक्षा की शिक्षा मनोविज्ञान के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन आ रही है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हम बात करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो बिना शिक्षा मनोविज्ञान को जाने आप इसको नहीं समझ सकते हैं कि बाल केंद्रित आपकी शिक्षा यहाँ पर क्या है। आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि बाल मनोविज्ञान और उसका विकास किस प्रकार से रहता है। थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, मोटा मोटा समझना आप लोगों ने, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से ये पढ़ना है हमको, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बाल मनोविज्ञान, क्योंकि हमारे लिए बाल मनोविज्ञान ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने बालकों को ही पढ़ाना है, तो यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मनोविज्ञान के अंदर, बाल मनोविज्ञान और उसका विकास क्रम। देखिए बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक के सभी प्रकार के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान कहते हैं। यहाँ पर देखिए जेम्स ट्रेवर जी क्या कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर उसके मैच्योर होने तक सभी व्यवहारों का अध्ययन करता है। कौन कह रहे हैं ऐसी बात, तो जेम्स ट्रेवर जी कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर उसके परिपक्व होने तक के सभी प्रकार के जो उसके बिहेव है उनका क्या करता है, ये अध्ययन करता है। आगे देखिए क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं इसको लेकर कि बाल मनोविज्ञान गर्भाधान यानी जब से हम बच्चा गर्भ में आता है तब से लेकर पूर्व किशोरावस्था तक, यानी कि जो एडोलेसेंस वाली जो स्टेज होती है उससे पहले के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन करता है। आगे देखिए बाल मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है बच्चे, तो यहाँ पर पेस्टोलॉजी को रखा गया है कि बाल मनोविज्ञान का जनक हम किसको मानते हैं, पेस्टोलॉजी को मानते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान के आंदोलन का जनक हम किसको कहते हैं, तो स्टैनली हॉल को यहाँ पर कहा जाता है। वैसे तो बाल मनोविज्ञान का जनक हम किसको रखते हैं, वैसे स्टैनली हॉल को भी रखते हैं, और बाल मनोविज्ञान के को लेकर जो इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था वो भी यहाँ पर स्टैनली हॉल आ जाते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं हमें पेस्टोलॉजी का नाम भी देखने को मिलता है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन रहे आपके, तो पेस्टोलॉजी यहाँ पर रहे हैं। अब अगली बात करते हैं यहाँ पर कि शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र क्या क्या रहता है, कितने एरियाज तक हमें इसे पढ़ना होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि इसका एरिया क्या रहता है हमारे पास, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, और मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ इसमें आ जाती है, वृद्धि और विकास इसमें रहता है आपका, व्यक्तिगत भेद यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें देखते हैं, और यहाँ पर पर्सनैलिटी के बारे में हम देखते हैं, बुद्धि के बारे में देखते हैं, लर्निंग के बारे में देखते हैं, विशिष्ट बालक के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें, अभिरुचि, अभिवृद्धि आपका नज़रिया होता है, अभिक्षमता उसके अंदर अभिक्षमता कितनी है, और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, उसकी जो आदतें हैं, और निर्देशन और परामर्श की बात की जाती है, मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाती है, और यहाँ पर साथ में संज्ञान, स्मृति और विस्मरण की बात की जाती है, संवेगात्मक यानी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है आपका, इमोशंस क्या होते हैं, प्रत्यक्षण क्या होता है, और संप्रत्यय निर्माण क्या यहाँ पर रहता है। तो ये आपका सारा का सारा किसके अंदर आ जाता है, तो ये आपका जो क्षेत्र माना जाता है बच्चे वो, यानी कि स्कोप अगर कहें आप लोग तो ये किसके अंदर आ जाता है आपका, तो शिक्षा या बाल मनोविज्ञान के अंदर हम इसको देखते हैं। अब बात करते हैं कि बाल विकास का इतिहास क्या रहा होगा, बाल विकास को लेकर क्या क्या धारणाएं रही होगी, इसको लेकर थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए बाल विकास का इतिहास, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि बाल विकास बाल मनोविज्ञान का आधुनिक और विस्तृत रूप है। सही बात है, बालक की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि जो आप सब पढ़ा भी होगा आप सभी ने कि सर्वांगीण विकास क्या कहलाता है आपका, तो बाल विकास कहलाता है। आगे देखिए क्या कहता है कि 17वीं शताब्दी तक बालक के विकास के अध्ययन को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु प्राचीन दार्शनिक बालक के विकास के अध्ययन के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो ने अपनी किताब लिखी थी एक रिपब्लिक, इसमें इन्होंने एक तथ्य दिया था क्या कि बाल्यावस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक के बाद की व्यावसायिक दक्षताओं पर और समायोजन पर पड़ता है। यानी कि जो बालक होता है, जो बाल्यावस्था चाइल्डहुड जो स्टेज है उसकी, जो उसमें ट्रेनिंग दी जाती है उसका प्रभाव उसके बाद की आने वाली लाइफ में पड़ता है। अगली बात है कि बालक के विकास का प्रथम बार मनोवैज्ञानिक विवरण किसने दिया था बच्चे, तो 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। इनका यह विवरण अपने स्वयं
के 3.5 साल के इनका पुत्र था। बेबी बायोग्राफी इन्होंने किताब लिखी थी पर आधारित है। और दूसरी बात यहाँ पर करते हैं कि जर्मनी के जो चिकित्सक रहे हैं डॉक्टर टाइडमैन ने भी 1784 में अपने बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास का निरीक्षण करके एक विवरण दिया था। ये थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात करें कि कौन कहाँ से आया था। लेकिन अगर साथ में देखें कि 19वीं शताब्दी के आसपास अमेरिका के बाल अध्ययन को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें स्टैनली हॉल का नाम सबसे प्रमुख रहता है, तभी हम इनको एक जनक के रूप में भी मानते हैं। पर याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा बाल मनोविज्ञान का जनक कौन रहा है, तो सबसे पहले बात किसने की थी बच्चे? बेबी बायोग्राफी की पेस्टालोजी ने की थी। और साथ में अगर एक मूवमेंट की बात करें तो वो स्टैनली हॉल लेकर आए थे। और आगे देखिए 1893 में इन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन की शुरुआत की थी और इसी से ही बाल अध्ययन समिति यानी कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी बनी थी और बाल वेलफेयर संगठन जैसी संस्थाओं का गठन करके बाल विकास संबंधी अध्ययन में प्रश्नावली विधि का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। ये प्रश्नावली विधि जो थी वो इन्होंने ही बनाई थी। आगे देखिए भारत में अगर मैं बात करूँ तो भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग 1930 में हुई थी कि बालक का विकास किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर जो स्टडी की गई थी वो लगभग 1930 में की गई थी। अगर मैं बात करूँ कि बाल विकास की परिभाषाएं क्या रही होगी, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जेम्स ट्रेवर के अनुसार। जेम्स ट्रेवर जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि विकास प्राणी में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। उदाहरण के रूप में किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन है, यानी कि जब बच्चा भ्रूण के रूप में आता है और जो प्रौढ़ तक चला जाता है, जो भी सारे चेंज आते हैं उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? बाल विकास का नाम यहाँ पर दिया था। अगला नाम आता है हरलॉक का। हरलॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे यहाँ पर। विकास की सीमा अभिवृद्धि तक नहीं है, अपितु इसमें प्रौढ़ावस्था यानी कि एडल्टहुड की बात करते हैं कि लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम निधि रहता है और विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं स्पष्ट होती है। आगे देखो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही कि जो यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जब गर्भावस्था होती है तब से लेकर एडोलेसेंस तक की बात यहाँ पर करता है, विकास का अध्ययन इसमें रहता है। उपरोक्त जो ऊपर जो सारी जो परिभाषाएं दी गई उसको लेकर हम क्या एक निष्कर्ष निकालते हैं कि बाल विकास वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो यानी कि जब उसके बाद वो जब तक मैच्योर हो जाता है तब तक का यहाँ पर जो विकास रहता है उसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? आपका बाल विकास के अंदर। अगली बात हम करते हैं कि बाल विकास को क्या क्या फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर कारक की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कारक हमारे पास रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जन्म क्रम कि जन्म क्रम किस प्रकार से रहा है। बालक के विकास पर परिवार के जन्म क्रम का प्रभाव बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे और तीसरे बालक का विकास तीव्र गति से होता है क्योंकि बाद के बालक अपने पूर्व में जन्मे बालकों के अनुकरण द्वारा अनेक बातें शीघ्रता से ग्रहण करता है। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जो पहला बालक होता है उसकी अपेक्षा तो दूसरे तीसरे जो बालक आते हैं वो क्या होते हैं आपके, उनका विकास थोड़ा सा तेज़ी से रहता है। अगली बात देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या इफेक्ट कर सकता है। देखिए भयंकर रोग और चोट, अगर बच्चे को किसी प्रकार की चोट लग जाए या फिर या कोई रोग हो जाए है ना, तो उससे भी विकास में बाधा डलती है। इससे लंबी बीमारियां होती है या फिर ज़्यादा गंभीर चोट हो तो इससे भी बालक का विकास क्या हो जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है। अगला देखिए खेल और व्यायाम। नियमित खेल और व्यायाम बालक के शारीरिक विकास में हेल्प करते हैं। शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। ये कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक विकास में खेल और व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर होती है। अगला देखिए वातावरण। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका परिवेश है, वही उसका वातावरण है, वही उसका पर्यावरण है। बालक जिस परिवेश या वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण प्रभावशाली रहता है। यह आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का यहाँ पर हो सकता है। आगे देखिए पोषण यानी कि पोषणहार आप कैसे देते हैं। 1955 में बार्टलो में अफ्रीका व भारत के बालकों के विकास पर कुपोषण के विकास का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला गया कि कुपोषण से बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट यहाँ पर पैदा हो जाती है। अगली बात करते हैं प्रजाति प्रभाव के कारण भी बालकों के विकास में भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे उत्तरी यूरोप की अपेक्षा भूमध्य सागरीय बालकों का विकास थोड़ा सा तेजी से होता है। आगे देखिए बुद्धि की बात करें, अगर बुद्धि
तो कुशाग्र बुद्धि वाले जो बालक होते हैं या छात्र होते हैं, उनके शारीरिक मानसिक विकास मंद बुद्धि वाले छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास की अपेक्षा तेज गति से होता है। और आगे देखिए, कुशाग्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र बोलने और चलने लगते हैं। आगे देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या करती है, बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, जिसमें विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। यही रस जो है बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ये ग्रंथियाँ इस प्रकार का स्राव ठीक प्रकार से ना करे तो बालक का विकास यहाँ पर रुक जाता है। आगे देखिए, आयु की बात करते हैं। आयु, बालक में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति और स्वरूप में भी परिवर्तन होते हैं। छोटे बालकों का शरीर लचीला होता है, धीरे धीरे यह कठोर होता जाता है। साथ ही बालक का मानसिक विकास भी आयु के साथ प्रभावित होता है। आगे देखिए, वंशानुक्रम कारक क्या होते हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला यह पहला प्रमुख कारक है क्या, कि उसके पूर्वज या माता पिता से गर्भधान के समय बालक का जो गुण मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। प्राय देखा जाता है कि जिसके माता पिता लंबे होते हैं उसके सामर्थ्य संतान भी कैसे होती है, यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास लंबी यहाँ पर होती है। ठीक है, आगे देखिए, लिंग की बात करते हैं। यहाँ पर बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय बालक का आकार बड़ा होता है किंतु बाद में बालिकाओं के शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत तीव्र हो जाती है। इसी कारण बालिकाओं में मानसिक और यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। ये हमने थोड़ी सी बात की थी बच्चे किसके बारे में, कि जो हमारा क्या है आपका बाल विकास किस प्रकार से होता है और मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसको लेकर थोड़ी सी बात की हमने। और इसके मैं साथ साथ आपको MCQs भी कराऊंगी ताकि आपका जो अभी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।